जय हिंद साथियों, मैं अधिवक्ता जितेंद्र कुमार, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी मंदिर पर स्वागत है। और आज हम लोग नए सेट को लेकर आए हैं और आज का हमारा सेट है 44 नंबर सेट। इससे पहले हम लोग 43 सेट को अध्ययन कर चुके हैं और 44वां सेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर आए हैं और आपको आज रूबरू करवाते हैं। आप लोग को भी जिनको याद होगा आप लोग कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालेंगे। तो आइए पहले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो वेतन निधि जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, पहला प्रश्न कहता है। तो वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले जे.आर. हिक्स हैं। कौन है? जे.आर. हिक्स हैं। जे.आर. हिक्स हैं जिन्होंने क्या किया है, वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगले हम लोग प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगला कह रहा है कि कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है। कीमत प्रक्रिया जो है किसकी एक विशेषता है। तो कीमत प्रक्रिया जो होती है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंग है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपका ऑप्शन ए में है तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। अब अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से 3 क्षेत्र जो हैं वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में दर्शाए जाते हैं। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है साम्यवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी देश, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थक देश जो है वो आपका है अमेरिका। अगर साम्यवादी की बात करेंगे तो वो रूस है। और इंडिया की अगर बात करता है, इंडिया कैसी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है या कैसी अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है, तो हमारे यहाँ जो चलती है अर्थव्यवस्था वो आपकी अर्थव्यवस्था कौन सी है, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। मिश्रितवादी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जहां पूंजीवादी की जरूरत पड़ती है पूंजीवादी और जहां साम्यवादी की जरूरत पड़ती है वो दोनों का कॉम्बिनेशन करके, इसीलिए कीमत प्रक्रिया जो है वो कैसी है, तो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर वृद्धि निम्न में से क्या प्रभाव होगा। यानी आरबीआई के अनुसार बैंक दर में अगर वृद्धि होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बैंक दर की वृद्धि करने पर क्या होती है, मुद्रा की पूर्ति और उसकी तरलता में कमी आती है। मुद्रा मतलब रुपया की तो पूर्ति होती है लेकिन उसकी तरलता में क्या होती है, कमी पाती है। वो भी सही आंसर है। फिर कह रहा है मुद्रा की पूर्ति और तरलता में वृद्धि नहीं होती है, लेकिन कह रहा है कि बैंकों का साख सृजन क्षमता कम हो जाती है। ये भी ऑप्शन आपका आंसर सही है। अब यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, पहला में 1 दिया हुआ है, दूसरा में 1 और 3 दिया हुआ है, तीसरा में 2 और 3 दिया हुआ है और चौथा में 2 और 4 दिया हुआ है। अगर इस प्रश्न के अनुसार चले तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन जो सी है यानी 3 है वो दोनों का दोनों क्या है, सही है। क्योंकि जब भी आरबीआई की दर बढ़ती है तो बढ़ने से मुद्रा की पूंजी और उसकी तरलता में तो कमी आती है, साथ ही साख सृजन की क्षमता घट जाती है। साख है मतलब विश्वास होता है, विश्वास सृजन बैंक नहीं कर पाता है और उसकी क्षमता क्या होती है, घट जाती है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, हमारा चौथा प्रश्न कहता है कि चैलेंजर गर्त जो है संबंध महासागर, यानी चैलेंजर गर्त से संबंधित जो महासागर है वो कौन सा है। तो चैलेंजर गर्त जो है वो आपके प्रशांत महासागर में, कहाँ है, प्रशांत महासागर में चैलेंजर गर्त पाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के किस प्रकार के, यानी भारत में किस प्रकार के चट्टानों की सर्वाधिक हीरा पाए जाते हैं। यानी कौन से चट्टान है जिसमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है, हीरा पाया जाता है। तो विंध्य पर्वत के चट्टान जो है, विंध्य पर्वत के चट्टान में क्या होते हैं, हीरा पाए जाते हैं। अगर विंध्य पर्वत की बात करेंगे तो ये बिहार के अंदर पाए जाते हैं। बिहार के कुछ हिस्सों में सासाराम कैमूर का नाम सुने होंगे आप लोग, वहां भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर सबसे अधिक की बात करेंगे तो हम एमपी में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, यूपी के भी कुछ हिस्से हैं वहां पे भी पाए जाते हैं। अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो वहां पे भी छत्तीसगढ़ में भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। वहां पे विंध्य पर्वत के जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में सबसे अधिक क्या होती है, हीरा पाई जाती है। अगला हम लोग बात करेंगे। अगला कह रहा है कि वर्ण तथा सूत्र मुसी है। अगला कह रहा है कि आपका वर्ण तथा मुसी है ना, निम्न में से किसकी सहायक नदी है। सहायक मतलब उसके साथ मिलकर वो नदी चलती है, उसका पानी उस नदी में मिल जाता है। तो वर्णा तथा मुसी की बात करेंगे तो एक कृष्णा की सहायक नदी किसकी है, कृष्णा की सहायक नदी क्या है, वर्णा और मुसी नदी है। अगला की बात करेंगे तो कह रहा है कि सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है। तो सिगार घाटी जो है वो आपका हो जाता है शिवालिका। सिगार घाटी आपका नहीं, शिवालिका नहीं होगा, ट्रांस हिमालय का होगा। किसका होगा, ट्रांस हिमालय का हो जाएगा आपका सिगार घाटी। अब ट्रांस हिमालय है कहां, तो काराकोरम का नाम सुने हैं आप लोग।
काराकोरम के नाम सुने कि नहीं? दर्रा है काराकोरम दर्रा जी, है ना, सबसे ऊपर है जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा। तो ये जो है आपका ट्रांस हिमालय काराकोरा दर्रा से ही किसको किसको जोड़ता है? तो पाक को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? पाक को। और पाकिस्तान में किसको जोड़ता है? तो गिलगित को जोड़ने का काम करता है। गिलगित का नाम सुने हैं? गिलगित। और बलूचिस्तान के नाम सुने होंगे, बलूचिस्तान, गिलगित और बलूचिस्तान, है ना। बलूच आर्मी के नाम सुने होंगे, जो पाकिस्तान के नाक में दम करके रखता है। बलूच आर्मी चाहता है कि हमारा एक देश अलग हो, इसलिए क्या करता है कि पाकिस्तान सेना से हमेशा भिड़ जाता है, सब पाकिस्तान के ज्यादतियों के विरुद्ध वो आवाज उठाता है। ठीक है, तो वही है आपका ट्रांस हिमालय। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आएंगे। तो अगला प्रश्न आपका कहता है कि भारत में, है ना, भारत में नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है आपके चित्रकूट जलप्रपात को। चित्रकूट का ही नाम क्या है? नियाग्रा है, जो कि है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। पूछता है आपका कि नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? तो याद रखिएगा इंद्रावती नदी है। कौन सी है? इंद्रावती नदी है। इंद्रावती नदी पर कौन पाया जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात, या उसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? नियाग्रा जलप्रपात। याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है वो किस देश में है? तो देश की बात करेगा तो ऑस्ट्रेलिया देश में है। ऑस्ट्रेलिया देश में कौन सा है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल आपका पाया जाता है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया देश में। अगला बात करेंगे बिहार में कृषि जलवायु कितनी है? तो बिहार के अंदर कृषि जलवायु 4 जोनों में बटी हुई है। जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4। उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ऐसे करके 4 जोनों में क्या किया गया है? बिहार के कृषि क्षेत्रों को बांटा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो कह रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री का अब क्या होता है? ऑप्शन आप लोग अपने दिमाग में चलाइए और बताइए। पहला कह रहा है कि चयनित होता है, दूसरा कह रहा है निर्वाचित होता है, तीसरा कह रहा है मनोनीत होता है, चौथा कहता है कि नियुक्ति होता है। तो बताइए क्या होता है? नियुक्ति होता है। क्या होता है? नियुक्ति होता है। ये आंसर क्या है? सही है, क्योंकि आपके भारतीय संविधान के आप जैसे ही अनुच्छेद आप पढ़ेंगे 75 के 1, 75 के 1 या 75 के 1 को पढ़ेंगे तो उसमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है और राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो नियुक्ति वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम में गुलामी की दास्तान की संज्ञा दी? यानी किस अधिनियम को कहा कि ये गुलामी की दास्तान है? तो ये थी आपकी भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम लागू होने के बाद 1936 में लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने कहा था कि क्या है? ये अधिनियम जो है गुलामी की दास्तां है। यानी अब हम बहुत जल्द क्या होने वाले हैं? मुक्त होने वाले हैं इस गुलामी से। दास्तां मतलब अंत होने वाली है। और इस अधिनियम के तहत ही आपके संविधान में जो कुल अनुच्छेदों की संख्या जो लागू करते समय थी 395, उसमें से आपको 250, कितने? 250 अनुच्छेद जो है वो क्या किए गए थे? लागू किए गए थे। यानी आपके संविधान की मुख्य पृष्ठभूमि जो है वो कौन है? 1935 का अधिनियम है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कहता है संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा के प्रतीक चिन्ह क्या थी? तो संविधान सभा के प्रतीक चिन्ह आपका तिरंगा था। क्या था? तिरंगा। और इसको संविधान सभा ने एक्सेप्ट कब किया था? ये भी प्रश्न पूछता है। तो ये एक्सेप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को। कब? 1947। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा तिरंगा को एक्सेप्ट किया गया था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि वन्यजीव अगला प्रश्न कहता है कि वन्य जीव संरक्षण निम्न में से
किसके अंतर्गत आते हैं? अब देखिए वन्य जीव संरक्षण यानी वन्य में रहने वाले जीवों का संरक्षण करना है। तो ऑप्शन पहला कहता है कि मौलिक कर्तव्य, दूसरा कहता है मौलिक अधिकार, तीसरा कहता है राज्य के नीति निषेध तत्व और चौथा कहता है कि ए और सी दोनों। अब समझिएगा ये वनों का संरक्षण या वन्य जीवों का संरक्षण ये हमारा क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है। तो पहला क्या हो जाएगा? कर्तव्य तो सही हो जाएगा, यानी हमारा कर्तव्य है कि वन में रहने वाले जीवों की रक्षा करना है। लेकिन जैसे ही आप अधिकार की बात करते हैं तो अधिकार में ऐसा नहीं कहा गया है। आप लोग अधिकार पढ़े होंगे, समान तंत्र को शोधकर शिक्षा का उपचार किया, समता समानता का अधिकार है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सब चीजें आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन वैसे ही नीति निषेध तत्व में आते हैं तो नीति निषेध तत्व क्या कहता है कि राज्य और केंद्र की जिम्मेदारी है कि प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण करे। तो ये आपके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही। ए और सी दोनों क्या हो जाएंगे आपके? सही हो जाएंगे। अगला कह रहा है प्रश्न आपका कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी का मतलब होता है, पहला कह रहा है कमजोर वर्ग कल्याण का प्रबंधन करना, दूसरा कह रहा है अधिकतम लोगों के अधिकार, अधिकतम कल्याण करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कल्याणकारी का मतलब होता है कि जितना अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हम कर सके, भलाई कर सके, यानी अधिकतम लोगों के कल्याण अधिकतम करना, ठीक है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को कल्याण करना। ये हमारा नीति निषेध तत्व बताता है, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना किसका उद्देश्य था? नीति निषेध तत्व का था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं तो कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति, किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा गया है? आप लोग बताइए, टीचर डे मनाते हैं किनके जन्म दिवस के अवसर पे? तो आप बनाते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन के उपलक्ष्य में, तो इन्हें कहा गया है दार्शनिक राजा। और ये आपके देश के दूसरे क्या बने थे? राष्ट्रपति। अगर बात करेंगे तो 1962 से लेकर कब तक बने थे? 1967 तक बने थे। कब से कब तक? 62 से लेकर 67 तक बने थे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं तो अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्था का प्रावधान है? देखिए यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला चीज है। अगर जैसी प्रावधान की बात करेगा तो अनुच्छेद हम लोग आ जाते हैं 243 से लेकर 243 के ओ तक, ठीक है। लेकिन अगर गठन की बात करेगा, समझिएगा, अगर गठन की बात करेगा तो नीति निषेध तत्व कहा जाता है। या होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था गठन। क्या होना चाहिए था? गठन। तब इसके अकॉर्डिंग आपका अनुच्छेद 40 क्या होगा? सही आंसर होगा। पंचायती राज का गठन जो है वो अनुच्छेद 40 के तहत किया गया है, आपके नीति निषेध तत्व में आ जाते हैं। लेकिन जैसी बात करेगा आपका कि सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था संस्था के बारे में, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के ओ तक हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि एक पंचायत में भंग किया था, पंचायत भंग यानी वहां का चुनाव रद्द, तो चुनाव कितने समय के भीतर करवा लेना चाहिए अनिवार्य रूप से? तो लास्टली 6 महीना के अंदर आपको चुनाव क्या करवा लेना है? संपन्न करवा लेना है। 6 महीने के अंदर क्या करना है? चुनाव को संपन्न करवा देना है। अगला कह रहा है किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया? बताइए। प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दिया गया था। ये प्रशासन में सुधार करने के लिए किसको नियुक्त किया गया? लोकपाल। और लोकपाल के नियुक्ति के लिए सबसे बड़ा योगदान जो रहा है वो अन्ना हजारे का रहा है। अन्ना हजारे का नाम आप लोग सुने होंगे। 10/11 में अन्ना हजारे ने दिल्ली में अनशन किया था। एक गांधीवादी नेता हैं। और ये जो क्या बोलते हैं, केजरीवाल जी उनको अपना गुरु मानते थे। केजरीवाल जी क्या मानते थे? उन्हें अपना गुरु मानते थे। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हम लोगों ने कितना प्रश्न देख लिए? 19 प्रश्न। अब 20वां प्रश्न कहता है कि पन्नालाल घोष, क्या नाम है इनका? पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पन्नालाल घोष जी का संबंध जो है वो आपके किस वाद्य यंत्र से है? ये बांसुरी बजाते थे। क्या बजाते थे? बांसुरी। बांसुरी से इनका संबंध है। ये बांसुरी बजाने का काम
करते थे। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय क्रेडिट कोड, जिसे बोलते हैं हम लोग एनसीसी, नेशनल क्रेडिट कोड बोलते हैं। ठीक है, एनसीसी। एनसीसी की स्थापना कब है? तो एनसीसी की स्थापना आजादी के जस्ट 1 साल बाद हो गई थी, 1948 में। अगर इसकी मुख्यालय की बात करेगा तो कहाँ है? नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली इसकी मुख्यालय है। बहुत लोग एनसीसी किए हुए होंगे या कर भी रहे होंगे, है ना। तो एनसीसी की स्थापना 1948 में की गई। कब की गई? 1948 में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है 1990 ईस्वी में HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कभी कभी फुल फॉर्म दे देता है इसका, का आविष्कार किसने किया? यानी आविष्कार किसने किया? इससे पहले आप डाल लीजिए, आप लोग इंटरनेट खूब जानते होंगे, खूब इंटरनेट चलाते होंगे। www का नाम सुने हैं आप लोग? वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब का खोज हुआ था 1989 में। ठीक है, उसके बाद ही HTML का खोज हुआ। इसका खोज करता कौन थे? टिम बर्नर्स ली। कौन थे? टिम बर्नर्स ली। और आपके HTML का भी खोज करता कौन थे? टिम बर्नर्स ली। दोनों के कौन थे? टिम बर्नर्स ली। 89 में क्या किए? www के खोज कर दिए, वर्ल्ड वाइड वेब के। और 90 में क्या कर दिए? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के खोज कर दिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन, सुरक्षा परिषद। किसको? सुरक्षा परिषद को हम लोग कहते हैं दुनिया का पुलिसमैन। अगला कह रहा है कि कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इरर है। क्वेश्चन इरर क्या है? कांची में कोई मुक्तेश्वर मंदिर नहीं है। सॉरी, मुक्तेश्वर मंदिर जो है वो कहां पे है? तो ये उड़ीसा में है। कहां है? उड़ीसा में है। कहां है? उड़ीसा। और किस वंश के शासक द्वारा करवाया गया? तो ये सोम वंश के। कौन वंश के राजा लोग थे? सोम वंश के थे। जबकि वंश है इसमें, सोम वंश है आपका कहीं? नहीं है ना, तो इसलिए क्वेश्चन क्या है आपका? गलत है। क्या है? गलत है। हाँ, अगला कह रहा है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा था? तो मेगास्थनीज ने 7 भागों में भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा था? 7। व्यापारी, मजदूर, सैनिक, पुजारी, ऐसे कर करके 7 वर्गों में क्या कर दिया था? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को विभाजित करने का काम किया था। अगला कह रहा है स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना कब की गई? तो कब किया गया इनके द्वारा? 1897 में। कब? 1897 में। जो आप लोग का आंसर आएगा मन में सोचते रहिएगा कि कहीं मेरा लग जाए, है ना, सोचना है, ताकि ऐसे क्या होगा? कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ, तो अपने मन में आप लोग सोचिएगा, इससे क्या होता है? आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हम मार रहे हैं तो मेरा सही जा रहा है या गलत जा रहा है। अपने मन में सोच लेना है 4 में से कोई एगो कि हाँ ये होगा। जो याद है तो ये है, और ना याद है तो ये सोच लेना है कि ये वाला होगा, है ना। कॉन्फिडेंस लेवल उसे बढ़ता है। चलिए अगला कह रहा है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में नेटिव मैरिज एक्ट लागू किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट क्या होता है? ईसाई के विवाह से संबंधित है। आप लोग को इसके बारे में हम लिखवाए भी हैं। लड़कियों की उम्र सीमा विवाह के लिए कितना साल किया गया था? इसमें 14 ईयर। इससे पहले कितना था? 12 ईयर था। 12 ईयर से बढ़ा कितना कर दिया था? 14 ईयर। कौन था गवर्नर जनरल? उस समय था लॉर्ड नॉर्थ बुक। कौन था? लॉर्ड नॉर्थ बुक। इसे पढ़े आप लोग, इसलिए दिमाग में जरूर लगाएंगे, तुक्के लगाएं, जो लगाएं, कम से कम कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अगला कह रहा है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन किसका था? तो ये जवाहरलाल नेहरू का था। कौन कहे थे ये बात? जवाहरलाल नेहरू कहे थे कि मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करना जानता हूं या करता हूं। अगला प्रश्न कहता है फूल है जी, अच्छा चलिए।
ये कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के शासन काल का क्रम बताएं। विजयनगर साम्राज्य के शासन काल का क्रम बताना है। अब देखिए यहाँ पे है सुलु वंश, तुलु वंश, संगम और अराविडु, और यही आगे पीछे कर दिया है। अब इस तरह का प्रश्न रहेगा तो आपको पकड़ने आना चाहिए कि कौन वंश के कब हुआ था। तो अगर संगम वंश की बात करेंगे, किसी एक वंश का पकड़ लीजिए, अगर संगम की बात करेंगे तो संगम वंश की स्थापना हुई थी 1936। हरियर बुक का याद होगा आप लोगों को, याद है? तो संगम वंश क्या हो गया? यही लिखते हैं संगम वंश 1936। ठीक है, अगला कोई वंश लेके चलते हैं। अगला कौन हो गया? सुलु वंश। सुलु वंश का लेके चलेंगे तो ये हो गया 1485। अगला है तुलु वंश। तुलु वंश की स्थापना हो गई 1505 में, 1505। अब हो गया आर्यविडु, तो आर्यविडु वंश का हो गया 1570। अब अगर ये आपको याद है तब आप इसको सिस्टमैटिक बैठा सकते हैं। हमने बी को इसलिए किया क्योंकि बी इसका क्या है आंसर, सही है। देखिए बैठाएं, इसलिए संगम वंश सबसे पहले 1936 लिखा है जी, 1336 ना, 1336। हरियर बुक का याद नहीं है आप लोग को? हरियर बुक का संगम वंश 1336। उसके बाद तुलु वंश 1485, सुलु वंश और तुलु वंश 1505, और बच गया अराविडु तो 1570। सिस्टमैटिकली है, सिस्टमैटिकली है कि नहीं? तो यही क्रम देखना था इसका। अगला प्रश्न पे आते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है किस सिख गुरु को गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया? यानी गुरुमुखी जो लिपि है उस लिपि का आरंभ किस गुरु ने किया था? तो गुरु अंगद के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? गुरु अंगद सिख धर्म के गुरु थे। और कब किए थे? तो इसकी शुरुआत 1539 में किए थे। कब किए थे? 1539। और कब तक रहे थे? 52 तक रहे थे। कब तक रहे थे? 52 तक रहे थे, है ना? तो याद रखिए गुरुमुखी लिपि का 1539। अगला कह रहा है यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? तो 1990 में प्रकाशित की थी। यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये अमेरिका की एक संगठन है। अमेरिका ना कह के यूएसए कहेंगे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कहेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा, है ना? मानव के विकास का सूचकांक करती है। इसका पूरा अर्थ क्या हो जाएगा? मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट हर एक साल जारी करती है, कौन देश का मानव कितना विकास कर रहा है। ठीक है, अगला कह रहा है कि द अर्थ पिलर पुस्तक किसने लिखा? तो द अर्थ पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? रघुराम जी राजन। किसने लिखा? रघुराम जी राजन। अगला कह रहा है प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में शामिल है? पर्यावरण में कौन कौन चीज है ये बताने के लिए कह रहा है। तो भूमि कहाँ है बाबू? पर्यावरण में है कि नहीं है? है। पौधा है कि नहीं है? है। पशु है कि नहीं पर्यावरण में? है। यानी हमारे चारों ओर घिरे हुए आवरण को हम पर्यावरण कहते हैं। और चारों ओर घिरे हुए आवरण में ही सब चीज है कि नहीं है? यानी इसका ऑप्शन कहाँ हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। समझ में आ रही है? अगला कह रहा है कि अल्पांश पर्वत विस्तृत क्षेत्र संबंधित देश है। तो अल्पांश पर्वत जो है वो फ्रांसो में है, और अल्पांश पर्वत जो है वो स्विट्जरलैंड में भी है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। तो किसी किसी में एक से अधिक भी आंसर होते हैं, तो आपको प्रश्न को समझना है। अगला कह रहा है कि दुग्ध उदाहरण है। तो बताइए, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, दूध किसका उदाहरण है? पायस का उदाहरण। किसका है? पायस का। बिल्कुल सही आंसर। अगला आइए, अगला कह रहा है कि एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किससे मिलाकर बनता है? याद है आप लोगों को? एक्वारेजिया बनता है HCl प्लस HNO3। यानी आपका क्या है? ये ऑप्शन सही है। अगला कह रहा है शक्ति का मात्रक होता है। बताइए शक्ति का मात्रक क्या होता है? कौन सी मापते हैं?
वाट से मापते हैं कि कितना शक्ति है उसकी। ठीक है, अगला कह रहा है, प्रश्न को पढ़िएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वनस्पति शास्त्री ने, है ना, वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप का प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणाली के आरंभिक सृजनकों में से एक होने का श्रेय जाता है। यानी जब वनस्पति का वर्गीकरण हो रहा था उसमें इनका काफी बड़ा योगदान था। तो वो कौन थे? तो वो थे आपके अगस्त विल्हेम आइचर। ये इन्होंने क्या किया, प्रारंभ से ही वनस्पति जगत में इनका काफी बड़ा योगदान रहा, इसलिए इनको श्रेय दिया गया है। अगला करा, डायनेमो एक युक्ति है। डायनेमो क्या से काम में परिवर्तित करती है? तो पहला रासायनिक ऊर्जा से विद्युत में, गलत है ये। दूसरा करा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक, बिल्कुल गलत है। यांत्रिक से ऊर्जा से विद्युत, सही है। और ये क्या हो जाएगा फिर? गलत हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में थोड़े होता है, वो तो बैटरी होता है कि रासायनिक को विद्युत में करता है ना। कट जा रहा है नीचे वाला, नीचे वाला क्वेश्चन है, कट जा रहा है। नीचे वाला कट जा रहा है क्वेश्चन है। चलिए ये ना 41 नंबर क्वेश्चन ना, 41 नंबर क्वेश्चन पर क्या कहता है? कह रहा है कि अभाव वजनय रोग किसे कहते हैं? अभाव वजनय रोग कहा जाता है जब आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यानी पोषक तत्वों का अभाव होने से कौन सा रोग होता है? अभाव जन्य रोग होता है। क्या होता है? अभाव जन्य रोग। अगला क्वेश्चन है, यही कटा हुआ था ना 44 में ना। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय है। क्या है? अग्नाशय। लेकिन दूसरा कथन को पढ़िए, यह विशेष प्रकार कोशिकाओं में क्षारीय रस को स्रावित करता है। ये भी क्षारीय रस को स्राव कौन करता है? तो ये भी अग्नाशय ही करता है। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए अगले पेज की ओर आते हैं हम लोग। चलिए अगला पेज हमारा कहता है, पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र अजैविक घटक है? अजैविक घटक, सॉरी है नहीं, नहीं है बाबू। क्या है? नहीं है। नहीं है मतलब है, नहीं मतलब जैविक है ना, तो क्या हो जाएगा? जीव। जिसके अंदर जीवाश्म हो कौन हो जाएगा? जीव हो जाएगा। तो क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखिएगा कि है या नहीं है, तो अक्सर कंफ्यूजन में गलतियां हो जाती है। अगला कह रहा है कि आनुवांशिक विकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए कि एक महिला वर्धन है। वर्धन मतलब जिसके अंदर गुण है कलर को नहीं पहचानने के लिए, यानी आनुवांशिक उसका डैमेज है। और पति वर्धन नहीं है, यानी पति को वर्धनता नहीं है। तो इसमें एक इसका क्या है? एगो पुत्र है और उसकी एगो पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होने की संभावना है? अब आप लोग समझिएगा, उसका एक बेटा है, एक मान लीजिए मेल हो गया। अरे यार टच हो जाता है, लिखा जाता है, देख रहे हैं ना, यह पट्टी से लिखा था, उल्टा पड़ी थी पट्टी। आए है चलिए, कह रहा है, समझिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक दंपति है, दंपति मतलब हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, जिसका हस्बैंड सॉरी जिसकी महिला वर्धनता की वर्णक है, यानी उसकी जो फीमेल हो गई, फीमेल क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन उसका हस्बैंड जो है यानी मेल जो हो गया वो क्या है? निगेटिव है। ठीक है, यानी उसके अंदर वर्धनता नहीं है। अब उसका दूगो बच्चा हो गया, यानी मान लीजिए F1 हो गया, यानी फीमेल एक हो गई, और एक हो गया M1 हो गया, यानी लड़का हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही शर्त होने की संभावना है? अब इसको समझना होगा। कह रहा है कि दोनों संतान वर्धनता से ग्रसित होंगे, यानी दोनों पॉजिटिव होंगे। अगला कह रहा है दोनों संतान वर्धनता से ग्रसित नहीं होंगे, यानी दोनों निगेटिव होंगे नहीं। अगला कह रहा है कि पुत्री वर्धनता होगी किंतु पुत्र वर्धनता नहीं होगा।
चौथा कह रहा है पुत्र वर्धानता होगा किंतु पुत्री वर्धानता नहीं होगी। अब इस क्वेश्चन को डील करने से पहले आपको इसका लॉजिक समझना होगा। बापू लॉजिक इसका है कि ये जो वर्धानता वाला गुण जो है ना, ये जो बीमारी है, इस बीमारी का वाहक होती है एक्स क्रोमोसोम, यानी फीमेल होती है। कौन होती है? फीमेल होती है, यानी मां होती है। ठीक है, अब देखिए ज्यादा चांस किसको होने का होगा? बेटी का होने का होगा। किसको होगा? बेटी को। अब यहां कह रहा है कि पुत्री भी एगो है, वो पुत्रो है। अब पुरुष को XY क्रोमोसोम मिला होगा और महिला को मिला होगा XX क्रोमोसोम, और इसकी वाहक कौन होती है? महिला। इसलिए महिला के होने के चांसेस क्या हैं? ज्यादा हैं पुरुष के मुकाबले। अब इसमें ऑप्शन दे रहा है पुत्री वर्धानता है किंतु पुत्र वर्धानता नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस तरह से इसको हम डील करेंगे जब इसको नॉलेज आपका होगा तो। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव क्या है? भिन्न है। अब इसको समझिए, रीजनिंग है बाबू, ये रीजनिंग है। दिमाग लगाइए आप लोग, कौन होना चाहिए? अब देखिए मकड़ी है एगो, बिच्छू है और केकड़ा है और बरूथी है। बरूथी भी क्या है? मकड़ी का ही क्या है? टाइप है। क्या है? मकड़ी का ही क्या है? ये टाइप है बरूथी। बरूथी एक प्रकार का मकड़ी है। अब देखिएगा इसको लॉजिक कैसे ही दिया हुआ है। इसका दिया हुआ है मकड़ी के कैगो पैर, बिच्छू के कैगो पैर, बरूथी के कैगो पैर, लेकिन केकड़ा के 10 गो पैर। इसलिए क्या है? केकड़ा भिन्न है। क्या है? केकड़ा भिन्न है। और ये भी लॉजिक लगा सकते हैं, ये सब छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा खाता है। ठीक है, ये भी कीड़ा मकोड़ा और ये भी, लेकिन ये सब कहाँ रहता है? घर में रहता है। लेकिन ये किस में रहता है? खेत में रहता है, कृषि योग्य भूमि में रहता है ना। तो लॉजिक आपको दोनों तरह से लगा सकते हैं। एक तरह का रीजनिंग डाल दिया यहाँ पे। कह रहा है कि फूल का प्रजनन वाला भाग कौन है? अब इसमें समझना, आप लोग पढ़े हैं। अब देखिए यहाँ इंग्लिश वर्ड दे दिया है। क्या दे दिया है? यहाँ तो पुंकेसर लिखा है, तो आप समझ सकते हैं पुंकेसर मतलब पुरुष जनन अंग। यहाँ स्त्री केसर न देके कार्पल्स दे दिया है। कार्पल्स मतलब होता है स्त्री केसर, यानी जयांग और अंडाशय जिसमें आते हैं वो, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये। अगला कह रहा है कि ज्वार निम्न में से किस कुल का फसल है? ज्वार जो है वो किस कुल का फसल है? तो आपका ये हो जाता है ग्रेमिनी कुल के। किस कुल में हो जाता है? ज्वार बाजरा जो भी आता है वो किस कुल में आता है? ग्रेमिनी कुल में आता है। अब अगला कह रहा है ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन में एटीपी ऊर्जा होता है, एटीपी के अणुसूत्र कितने हैं? तो ये कैलकुलेशन का चीज है, कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना निकलेगा? 38। एटीपी कितना हो जाएगा? 38। फिर 49 नहीं आएगा हो, चलिए 49 को कर देंगे हम। 49-50 दोनों रह गया। रुकिए पीडीएफ ओपन करते हैं। चलिए देखते हैं। 49 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है? आप कथन को समझिए। सही नहीं है, सॉरी सही नहीं है। सही नहीं है तो कह रहा है कि टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। सही है, लाइकोपिन के कारण होता है। अगला कह रहा है पपीते में पीला रंग किसके कारण होता है? सेलेनिन के कारण। गलत है। पपीता में पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैल्शियम के कारण होता है। कैल्शियम के कारण क्या होता है? पपीता का रंग पीला होता है जब पक जाता है। तो सेव का रंग एंथोसायनिन के कारण होता है। सही है। और लाल मिर्च का रंग क्या होता है? कैप्सेसिन के कारण क्या होता है? लाल होता है। ये भी सही है। अगला कह रहा है कि सत्यफल है ना, सत्यफल होता है। तो सत्यफल उसमें होता है जिसके अंदर निषेचन की क्रिया होती है और विकसित क्या होते हैं? अंडाशय होते हैं। विकसित अंडाशय होंगे तभी जाके सत्यफल होगा। अब देख लेते हैं इधर कुछ पॉइंट। चलिए कुछ पॉइंट है। कह रहा है कि गिरना सिंचाई परियोजना स्थित है। कहां पर स्थित है? तो गिरना जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पे है? महाराष्ट्र के अंदर। वही कह रहा है कि पंबा सिंचाई परियोजना है, तो यह है किस राज्य के अंदर? केरला के अंदर। कहां है पंबा? केरला के अंदर। वही कह रहा है भारत में जल संसाधन परिषद का गठन किया गया। कब किया गया? 1983 में। कब किया गया? 1983 ईस्वी में। वही कह रहा है कि पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था पश्चिम बंगाल में। तो कब? 1874 ईस्वी में पहला लौह इस्पात कारखाना का स्थापना किया गया। वही भिलाई में कह रहा है कि स्थापना किया गया था। तो क्वेश्चन पूछता है किसके सहयोग से? तो रूस
और कब? 1955। राउरकेला इस्पात ये जर्मनी के सहयोग से, और कब? 1959 में। कब? 1959 में। अगला बोकारो स्टील प्लांट ये रूस के सहयोग से 1964 में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1974 में किया गया। अगला कह रहा है भारत में कह रहा है कि एल्युमिनियम का पहला कारखाना स्थापित हुआ। कब? 1937 में एल्युमिनियम का पहला प्लांट की स्थापना की गई। सूती वस्त्र की राजधानी कही जाती है किसको? मुंबई को। वही गोल्डन फाइबर के नाम से किसे कहा जाता है? जूट। जूट देखें आप लोग, पटसन। जूट को और क्या कहते हैं? पटसन। पटसन इससे बनता था सन, जरा से घर पोता हाल पहले, है ना। अभी भी देखते हैं बाल टाइप का बनाया जाता है ना, वो यदि करके इसी से बनता है। अगला कह रहा है भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में। पहले जूट फैक्ट्री याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के सिरसा में खोली गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी यानी एसीसी सीमेंट पहले आता था जी, अब तो ढेर आ गया। एसीसी सीमेंट की स्थापना कब? 1936 में। मध्य प्रदेश के नेपानगर प्रसिद्ध है, तो कागज उद्योग के लिए नेपानगर क्या है? काफी प्रसिद्ध है। अगला कह रहा भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना तो 1951 में की गई। कब की गई? 1951 में। अगला देख रहे हैं, अगला कह रहा है कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1948। अगला कह रहा है केंद्रीय सिल्क बोर्ड, ये 1949। भारतीय हथकरघा बोर्ड, हथकरघा मतलब हाथ से बनाने वाले उद्योग, 1950। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग 1954 और लघु उद्योग बोर्ड 1954। ये प्रमुख है। सबसे लंबा सड़क मार्ग NH 44 है ना, सबसे छोटा 47 के A है। ये महत्वपूर्ण तथ्य थे आज के, जिसको हम लोगों ने एनालिसिस किया 44 नंबर सेट से। कल से पुनः हम लोग लाइव जुड़ेंगे और 45 नंबर सेट का अध्ययन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय बिहार।